बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायोलॉजी की क्लास में। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपसे डिस्कशंस की थी वो मेंटल इलनेस के ऊपर थी कि भी व्हाट इज़ मेंटल इलनेस, उसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं डैमेज है ब्रेन के जिनसे हमें मेंटल इलनेस होती है। आज हम कर रहे हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कौन सी होती हैं। सिंपल सी बात समझ लो बेटा कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनसे हमें एडिक्शन हो जाती हैं। जिन केमिकल्स को, जिन ड्रग्स को खाने पे हमें उनकी आदत पड़ जाए उनको हम साइकोट्रॉपिक ड्रग्स यार एडिक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। चार तरह की होती हैं और इनको मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स भी बोलते हैं, मूड चेंज करने वाली। तो मेन साइको ड्रग्स है। सबसे पहली है बेटा ट्रांक्लाइजर्स। ये क्या करते हैं? एंग्जाइटी कम करते हैं, टेंशन कम करते हैं और उसके बाद हमारी कामनेस को प्रमोट करते हैं विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ठीक है, एक तो एंग्जाइटी कम करना, टेंशन कम करना और हमारी टेंशन कम करना और हमारी कामनेस को प्रमोट करना। पर इन तरह के ड्रग्स को लेने के बाद आपको नींद नहीं आती, यानी सिडेटिव नहीं होता है इसके अंदर। वो ड्रग्स ट्रांक्लाइजर, वो जो ड्रग्स जो आपकी एंग्जाइटी कम करें, आपकी स्ट्रेस कम करें, मेंटल स्ट्रेस कम करें, आपको एकदम काम कर दें, रिलैक्स कर दें, पर आपको नींद ना आए। फिर उसके बाद आ गया बेटा हमारा सिडेटिव। सिडेटिव आपको नाम से पता चल रहा है, जो आपको नींद कॉज कर देंगी। दे स्विच ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रिंग कामनेस एंड रिलैक्सेशन। सिडेटिव ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस की सिस्टम की एक्टिविटीज़ को बंद कर देती हैं, यानी एकदम से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं और डिप्रेस होते ही आपको नींद आती है और आपका ब्रेन काम हो जाता है और आप रिलैक्स हो जाते हो। फिर तीसरे नंबर पे है बेटा ओपिएट नारकोटिक्स। ये करती हैं जी हमारी ब्रेन एक्टिविटीज़ को कम और हमारी पेन को भी रिलीव करती हैं और इनको पॉपुलरली बोलते हैं पेन किलर्स बोलते हैं इनको। बेटा पेन किलर्स तो यूजली हम सभी लोग अपने घरों में लेते हैं, पर कई पेन किलर्स होती हैं विच कंटेन सीडेटिव, जिनमें नशा होता है। फिर स्टिमुलेंट्स क्या चीज़ हैं? दे स्टिमुलेट द पर्सन, मेक दम अलर्ट एंड कॉज एक्साइटमेंट। ये वो ड्रग्स होती हैं जो एकदम उनको एक्साइट कर देती हैं और एकदम से उनको आप कह सकते हैं अलर्ट कर देते हैं। और इसमें कोकीन जो ड्रग है वो यही काम करती है। स्टिमुलेंट का एक नॉर्मल अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो कॉफ़ी। बेटा कॉफ़ी का भी तो यही काम है, आपको अलर्ट कर देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉज ड्रग एडिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ड्रग एडिक्शन होती है, मतलब हम ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपको पता, आपकी एज को हम एज ऑफ एडोलेसेंस भी बोलते हैं। इस एज में हमारे हार्मोन्स की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, एंग्जाइटी हमें बहुत ज़्यादा होती है, हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कन्फ्यूजन से भरी हुई लाइफ होती है एडोलेसेंट एज। उस एज में अगर आपको क्यूरियोसिटी हो जाए किसी ड्रग्स को, अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, अब आपने नोटिस किया होगा बेटा आपके टाइम में तो बिल्कुल ही बंद हो गया, सिगरेट की, शराब की एड्स बिल्कुल बंद हो गई हैं, टीवी पे भी, न्यूज़पेपर में भी। इसीलिए बंद हुई हैं क्योंकि जब यंगस्टर्स इस तरह की न्यूज़ देखते हैं या इस तरह के सेलिब्रिटीज़ को, जैसे शाहरुख खान हो गया, कोई बड़ा सेलिब्रिटी स्मोकिंग कर रहा है, तो यंगस्टर्स के भी दिल में आता है कि हम लोग भी स्मोकिंग करके देखें। तो कैसे? तो यही पहला पॉइंट आ गया कि क्यूरियोसिटी, अगर हम किसी के अंदर क्यूरियोसिटी हो जाए और वो बार बार ड्रग्स से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहा है, अखबार में, वीडियोस में देख रहा है, तो उसका भी दिल करेगा कि वो भी शराब पिए, वो भी स्मोकिंग करे, वो भी नशा करे। तो क्यूरियोसिटी पहला पॉइंट है। किसी में ड्रग एडिक्शन कैसे स्टार्ट होती है? क्यूरियोसिटी के साथ। नंबर 2, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटी। अगर सपोज बाय मिस्टेक कोई बंदा ऐसे काम में चला गया जिस काम में उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर उसको वो काम करना पड़ रहा है, मजबूरी के साथ उसको वो काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको वो काम मजबूरी के साथ करना पड़ रहा है, इस करके वो अपनी स्ट्रेस को, उसमें स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा,
और उसको डिप्रेशन आ जाएगा, तो उन सभी कंडीशंस में वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता तब भी हम ड्रग्स की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर है जी डिज़ायर टू डू मोर फिजिकल और मेंटल वर्क। कई जो बेटा पीएमटी एस्पायरेंट होते हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं और जिनको होता है कि उन्होंने एमबीबीएस का एंट्रेंस क्लियर करना है, या जो एमबीबीएस में आके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होते हैं, उन लोगों को भी बेटा बहुत ज़्यादा उनको क्यूरियोसिटी और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है कि उनके नंबर अच्छे आएँ या वो पास हों। इस कंडीशन में वो ऐसी ड्रग्स का यूज़ करते हैं जिस ड्रग से उनकी नींद गायब हो जाए, ठीक है। तो नींद गायब करने के लिए यानी मोर मेंटल वर्क करने के लिए भी वो ऐसी ड्रग्स लेते हैं। इसी तरह अगर हम जिम में चले जाएं, कोई अपनी बॉडी की पावर बढ़ाना चाहते हैं, फिजिकल गर्थ लेना चाहते हैं, उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी आप कह सकते हो कि जो ड्रग की जो पावर है बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लोग ड्रग्स लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। परसिस्टेंट यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। पेन से रिलीफ होने के लिए भी लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। पेन से रिलीफ होने के लिए भी लोग इस तरह की ड्रग्स लेते हैं। टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने के लिए भी लोग ड्रग्स लेते हैं। इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, ठीक है। इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स के अंदर मतलब अगर उनके फ्रेंड्स उसको बोल दें कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है फ्रेंड्स का और उनके अंदर एक फ्रेंड ड्रग्स भी लेना शुरू कर दे, शराब भी ले रहा है, तो बाकी दोस्त भी उसको देखेंगे तो उनका भी दिल करेगा कि वो भी इसको लेना शुरू कर दें। फैमिली हिस्ट्री। अब कोई बच्चा बचपन से अपने फादर को स्मोक करता हुआ देख रहा है या बचपन से वो अपने फादर को ड्रिंक करता हुआ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी आ जाती है, यार मैं भी इसको पी के देख लूँ, मैं भी ड्रिंक करके देख लूँ, मैं भी स्मोक करके देख लूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट, व्हाट आर ऑटो इम्यून डिजीजेज एंड व्हाई आर दे कॉल्ड डीजनरेटिव डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या है और इनको डीजनरेटिव डिजीजेस क्यों बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं बेटा जिसके अंदर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देती है। Autoimmune diseases are those diseases in which immune system of an individual start rejecting its own body cells. अपनी बॉडी सेल्स को वो खुद ही रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। दे आर ऑल्सो नोन एज डीजनरेटिव डिजीजेस बिकॉज सर्टन सेल्स ऑफ द बॉडी स्टार्ट डीजनरेटिंग। इनको डीजनरेटिंग डिजीजेस भी बोलते हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीजेस कौन सी होती हैं जिसमें इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी ही इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करने लग जाता है, अपनी ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ में बेटा बहुत सी एग्जांपल है, तो इनमें एक सबसे बड़ी एग्जांपल है जी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के बारे में आपको नॉलेज होगी। तो बूढ़े लोगों का ये बहुत बड़ा एक सिम्टम होता है, या सिम्टम तो नहीं, एक बहुत बड़ी उनकी बीमारी होती है जिसमें वो कहते हैं कि जी हमारे हड्डियों में बड़ा दर्द है, हमारे पैरों में स्वेलिंग बहुत हो जाती है क्योंकि उनको शुगर भी हो जाती है। तो ये सारी डिजीज़ेज़ जो होती हैं ना, जो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ में आती हैं। एड्स भी एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। एड्स हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ये भी एक तरह की डिजीज़ है। आपको थोड़ा सा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बताना चाहता हूँ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, जितने भी हमारे जॉइंट होते हैं ना बेटा, उनका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे हर जॉइंट में स्वेलिंग आने लग जाती है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस यूजुअली हमारी पैरों की फिंगर से स्टार्ट होता है, फिंगर के जॉइंट से लात के जॉइंट्स में पहुँचता है, वहाँ से पूरी बॉडी के जितने मूवेबल जॉइंट्स हैं उनमें पहुँचता है और एंड स्टेज में ये हर जॉइंट को बिल्कुल क्या कर देता है, बिल्कुल स्टिल कर देता है। आप कह सकते हो फिक्स कर देता है, मतलब पर्सन मूव ही नहीं कर सकता, जिसको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि जी जो हमारी बॉडी है किसी हमारे डोंट इट्स सो डर्टी क्लीन योर हैंड्स, कि भी हमारे जो ओल्ड पीपल है उनकी बॉडी जुड़ गई है। जुड़ गई मतलब उनके जॉइंट सारे जुड़ जाते हैं।
फिर उसके बाद आ गया जी, आपको एक्सपेंड करना है कुछ टर्म्स को, एड्स को, नाको को, ARC को और STD को। सो बेटा एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ना बेटा, बाय बर्थ अगर होता है, अगर कोई बच्चा बाय बर्थ पैदा हो रहा है तो उसके अंदर बेटा इम्यूनिटी बनाने वाले सेल्स ही नहीं हैं, जीन्स ही नहीं आए, तो ना तो उसके अंदर T सेल्स बनेंगे ना B सेल्स बनेंगे। सो वो होता है बेटा बच्चों के अंदर, ठीक है। सो वो बाय बर्थ अगर किसी के अंदर इम्यूनिटी डिफेक्ट आ जाए तो उसको बोलते हैं SCID। SCID की फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी के जीन्स ही नहीं ट्रैवल करते फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी वो जीन डिलीट हो जाते हैं, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बीमार होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है नाको। नाको की फुल फॉर्म है बेटा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है ARC। ARC की फुल फॉर्म है जी एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसको ARC बोलते हैं। फिर STD की फुल फॉर्म है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एड्स की ट्रीटमेंट के लिए कौन सी थेरेपी होती है? तो भी आज तक तो कोई ऐसी थेरेपी नहीं हुई है जो एड्स के इन्फेक्शन को बिल्कुल ही ठीक कर दे। तो जो ड्रग्स है बेटा सच एज अजीडोथायमाडाइन और डाइडियोजाइनोसिन हैज़ बीन फाउंड इन टू सप्रेस एड्स वायरस, यानी एड्स वायरस के इफेक्ट को कम कर देती हैं। तो क्या होता है कि लोग ज़्यादा देर जिंदा रह सकते हैं। पहले तो बेटा 6 महीने में एड्स वाले पेशेंट की डेथ हो जाती थी, पर अब जो एड्स पेशेंट है वो सर्वाइव कर जाता है ज़्यादा देर के लिए। ड्रग ज़ाइडोवुडीन हेल्प इन प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ पेशेंट ऑफ एड्स। मैंने यही बताया। वाई आर यू पुटिंग योर हैंड्स हियर एंड देयर, इट्स ऑल डर्टी, ठीक है। सो लाइफ एक्सपैंड होगी तो आजकल एड्स पेशेंट 6 साल 10 साल तक भी ज़िंदा रह जाता है। रिसर्च चल रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ, जिससे हम फाइनली आने वाले टाइम में कोई इफेक्टिव वैक्सीन बन जाए। तो जब ये इफेक्टिव वैक्सीन बन जाएगी तो अब अराउंड 43 ऐसी वैक्सीन डेवलप USA कर चुका है जो टेस्टिंग में जा रही हैं, जिनकी टेस्टिंग स्टेजेस में से गुजर रही हैं। तो अगर वैक्सीन क्लियरली मिल गई तो फाइनली इसका भी क्योर हो जाएगा। जैसे आजकल बेटा पूरे वर्ल्ड की जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं और जो बेस्ट ब्रेन है साइंटिस्ट हैं वो सब पीछे लगे हुए हैं, वो इस डिज़ीज़ को क्योर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। सो अगर तो वो इस डिज़ीज़ को क्योर कर लेते हैं, कैसे क्योर करेंगे? कोरोना को उसकी वैक्सीन में लगे हुए हैं। जैसे ही अगर इसकी कोई बिल्कुल 100% इफ़ेक्टिव वैक्सीन आ जाती है उसके बाद हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, फिर इसका कोई डर नहीं रहेगा। जैसे इन्फ्लुएंज़ा हो गया, पुराने टाइम में अगर आप चले जाओ H1N1 वायरस था, उससे बहुत लोग डरा करते थे। इबोला वायरस से बहुत लोग डरा करते थे, फाइनली उनकी वैक्सीन आ गई। फिर हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस बताइए। एक्टिव इम्यूनिटी होती है बेटा एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड, जब हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आता है और जब एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी खुद बनाती है उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है, थ्रू आउट लाइफ हम में रहती है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? इसमें बेटा बाहर से हमारे अंदर वैक्सीन डाली जाती हैं और एक्चुअल में वैक्सीन होती क्या है? डेड माइक्रोब्स, जैसे BCG की वैक्सीन होगी, पोलियो की वैक्सीन होगी, डेड माइक्रोब्स। अच्छा, और इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ये हमारी जो इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, इसको हमें बार बार लेना पड़ता है, तो इनकी एक लाइफ साइकिल होती है। सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको हम दे दें वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ABC, हेपेटाइटिस ABC जो वायरस है वो हमारे लिवर को इफ़ेक्ट करता है। अगर हम ये वाले इसके अगेंस्ट हम आपको कोई वैक्सीन दे दें तो वो कुछ महीने या कुछ सालों के लिए काम करती हैं, उसके बाद दोबारा देना पड़ता है। क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है बेटा वो हमारी मेमोरी में हमेशा रहती है, ठीक है। और जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है वो हमारी मेमोरी में नहीं रहती, हमें इसको लेना पड़ता है। सो अगर आप बात करें BCG वैक्सीन की बात करें, ठीक है, और फिर उसके बाद पोलियो वैक्सीन की बात करें तो वो हम एक बार ज़रूर ले लें तो वो लाइफ लॉन्ग होती हैं, पर कई वैक्सीन होती हैं जो लाइफ लॉन्ग नहीं होती, जिनको बार बार रिपीट करना होता है।
सो इसलिए लिखा है ना कि एक्टिव इम्यूनिटी होती है लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि वो हमारी बॉडी की खुद की बीमारियों से लड़ने की पावर होती है। पैसिव इम्यूनिटी होती है शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है अलग अलग एनिमल्स की बॉडी में से ऑब्टेन करते हैं। आपको पता है घोड़े के ब्लड में से कितनी ढेर इम्यूनिटी है, कितनी ढेर वैक्सीन्स बनती हैं जो हम ह्यूमन बींग्स आजकल यूज़ कर रहे हैं। सो फाइनली बेटा आज के लिए इतना, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सो मेरा ये आज का लेक्चर था। होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। कोई भी रिलेटेड बात है, कुछ आपको क्लियर नहीं होगा, सो आई एम अवेलेबल इन आवर गूगल मीट क्लास। सो मैं आई विल बी देयर फॉर यू और मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। से स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट।